हाँ जी। जी, आज हम स्टार्ट करेंगे मुगल अंपायर से। हम स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे कि मैक्सिमम जितना हो सकता है हम कवर करने की कोशिश करें। ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि स्टोरी कुछ शॉर्ट हो, बट जो पॉइंट है हमारे वो कवर हो जाए। तो मुगल अंपायर जो है हम इसका देखेंगे, राइज एंड फॉल भी देखेंगे, इसका स्टार्ट किस तरह हुआ, ये सारा हमने देखना है मुगल अंपायर का। और इसके जितने भी बादशाह थे वो भी हमें सारे देखने हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जहीरुद्दीन बाबर। अब जो मुगल सल्तनत का आगाज था वो कहां से था? उसका पहला हुक्मरान कौन था? जहीरुद्दीन बाबर था। अब जहीरुद्दीन बाबर ये कहाँ पैदा होता है? ये फरगना में होते अंदीजान। अंदीजान के फरगना, वहां पे ये 1483 में पैदा हुआ, 1483 को। और ये जो है पहला बादशाह था मुगल अंपायर का। मुगल अंपायर का फर्स्ट किंग कौन सा है ये अक्सर पूछा जाता है। बुनियाद किसने लिखी रखी थी? जहीरुद्दीन बाबर ने रखी थी। अच्छा, इसका जो ताल्लुक था, इसका ताल्लुक था तैमूर लांग से। तैमूर लांग की कौन सी पोस्ट से मिलता है? पांचवी पोस्ट से। कहां से? पांचवी पोस्ट पर जो है ना, जो ये तैमूर लांग से निस्बत मिलती है। ये इनके परदादों और उनके भी में से था तैमूर लांग। तो ये किसका बेटा था? उमर शेख का। इसका नाम भी पूछा गया है कि बाबर जो है वो किसका बेटा था? उमर शेख मिर्जा का। और उमर शेख किसका बेटा था? ये तैमूर लांग की नस्ल में से आ रहा था, चौथी पोस्ट में था। और पांचवी में से कौन था? जहीरुद्दीन बाबर था। और इसकी जो माँ थी उसका नाम क्या था? कनलाग। कनलग निगार खानम। कनलग निगार खानम। कनलग निगार खानम इसका वालदा थी। वो कौन सी थी? वो बेसिकली जो चंगेज खान, अलाको खान, ये जो मंगोल थे, मंगोलों के खानदान से थी। अब ये मिक्सचर था किसका? ये मंगोलों और किसका जो है लॉन्ग जो खानदान था, यानी कि मुगलों और उसका मिक्सचर था ये, मंगोलों का और मुगलों का। लेकिन ये खुद को जो है ना मुगल कहलाना पसंद नहीं करता था। लेकिन इसकी किस्मत देखिए कि जब ये फतवात करता है, बादशाहत रखता है, तो इसके खानदान का आगाज ही मुगलिया हुकूमत से होता है। इसकी जो पहली बीवी थी उसका नाम क्या था? वो मोहम्मद सुल्तान। और उनमें जो है उसका नाम क्या था? गुलबदन बेगम। जो कि आगे इसका नाम आएगा इसका। डिस्टॉर्शन सब हो रही है या जिसमें सीधा कोई इशू है बताइएगा। वही सबको है है सर। सर। सबको इशू हो रहा जी। है? अब वॉइस आ रही है मेरी? स्क्रीन शेयर है ओके अब? चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अच्छा। अच्छा, मैं बता रहा था कि इसकी जो बीवी थी उसका नाम क्या था? मोहम्मद सुल्ताना था। इसमें से इसके बच्चे थे। आगे जो है गुलबदन बेगम का जिक्र आएगा, इसकी बेटी थी। अच्छा, इसका जो है ये उमर शेख का सबसे बड़ा बेटा था। और इसलिए जो है ना फरगाना, फरगाना बेसिकली ये फरगाना के बादशाह थे, सरदार थे। तो फरगाना की सरबराही फिर इसके बाप के बाद किसको मिलती है? जहीरुद्दीन बाबर को मिलती है। तो जहीरुद्दीन बाबर फिर जो है फरगाना का हुक्मरान बनता है। कब? 1494 में, 12 साल की उम्र में। 12 साल की उम्र में, 11 साल 4 माह आता है। वैसे 12 साल काउंट करते हैं इसको, 11 साल 4 माह। जी, सेंट्रल एशिया से थे ये सेंट्रल एशिया से थे।
ये तुर्किस्तान हो गया, यानी कि तुर्कमानिस्तान, अजबकिस्तान, अजरबैजान, ये सारे, ये बाद में फिर ये समरकंद हो गया। मेन जो तैमूर लॉन्ग था वो समरकंद का था ना मेन, उसकी बादशाह समरकंद की थी। तो ये सारे इलाके जो है ना ये वहीं से थे। तो ये फरगाना में पैदा हुआ था। अच्छा, उसके बाद जी अब इसको ख्वाहिश थी कि क्यों ना मैं समरकंद, मेरे परदादों के, मैं ये कब्जा पहली बार जो है एक्सपीडिशन में किया था। और वहां पर ये 1497 से 98 में, और वहां पर हुकूमत कायम करने में सिर्फ 100 दिन के लिए हुकूमत ये कायम कर सका था। जी 13 भी आया होगा, बट 12 साल है, 11 साल एग्जैक्ट, 11 साल 4 माह है। 12 साल भी देता है, कहीं पे 13 भी देता है। ठीक है, तो 100 डेज जो है ना इसने हुकूमत की थी, 100 दिन। उसके बाद इसको जो है समरकंद से फरगाना वापस जाना पड़ा। इसका एक भाई भी था, इसका भाई था जहांगीर। ठीक है, जहांगीर इसका भाई था। तो ये फरगाना देकर खुद समरकंद आता है। जब समरकंद में होता है तो पीछे फरगाना के ऊपर जो है ना हमला होना शुरू हो जाता है। ये फिर फरगाना वापस जाता है। तो समरकंद जो है ना इससे दोबारा, इससे जो है ना इसके हाथों से चला जाता है। उसके बाद इसका जो चचाजाद भाई था, वो उसने जो है ना बगावत कर दी थी समरकंद के अंदर, उसको कब्जा कर लिया था पीछे से। ये जब फरगाना जाता है तो पीछे से इसका चचाजाद भाई जो है वो कब्जा कर लेता है समरकंद के ऊपर। उसने फिर जो है दूसरी मर्तबा फिर इसने कैप्चर किया समरकंद को 1498 में। उसके बाद फिर चला गया वापस इसके हाथ से। फिर उसके बाद दोबारा इसने जो है तीसरी मर्तबा किया था 1501 में। फिर इसके पास जो है 1501 में कुछ अर्सा रहा, ये फिर इसके हाथ से चला गया। तो इनकी इसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं समरकंद को कब्जा करूं। उसके बाद इसने काबुल के ऊपर पहली बार कब्जा किया था 1504 में। अब ये सेंट्रल एशिया के जो इलाके हैं, काबुल हो गया, फरगाना हो गया, ये आसपास के ऊपर जो है ना ये ऐसा ऐसा कब्जा कर रहा है। उसके बाद समरकंद चौथी बार इसने किया था 1511 में। फिर इसके बाद कुछ अर्सा रहा, उसके बाद आखिर इसको 1513 में समरकंद को हारना ही पड़ा। और पीछे से जो इसका भाई था सिकंदर, जहांगीर मिर्जा इसका भाई था। ये जब समरकंद में आता है दोबारा चौथी मर्तबा, तो पीछे से इसका भाई जो है ये फरगना के ऊपर कब्जा कर लेता है। ये कम से कम 3-4 साल जो है ना ये ऐसे फिरता रहा था इकतदार में, कब्जा करता फिर इससे हाथ से चले जाते, फिर कब्जा करता फिर हाथ से चले जाते। तो वॉन्डरिंग सी जो है ना इसकी पोजीशन थी, कभी इधर कभी उधर। ये फिर अपने आप को दोबारा मुनज्जम करता रहा, इसने हिम्मत नहीं हारी। फिर इसने 1519 में बाजोड़ के ऊपर कब्जा किया, सब कॉन्टिनेंट के अंदर दाखिल हो गया, बर सगीर में बाजोड़ में कब्जा किया। उसके बाद फिर 1519 के अंदर ही पिशावर के ऊपर कब्जा कर लिया। फिर 1520 में ये पंजाब आया, भेरा के मकाम के ऊपर कब्जा किया इसने पंजाब में। ठीक है, उसके बाद जी फिर ये वापस चला गया। फिर 1524 के अंदर आया, ये सारे इलाके इसके पास आते गए। फिर 1524 में दोबारा आया पंजाब के अंदर, और इसने दौलत खान लोधी को शिकस्त दी यहाँ पे। और नहीं, बल्कि दौलत खान लोधी के कहने के ऊपर पंजाब आया था 1524 में। फिर इस यहाँ पे कुछ इलाके फतह किए। और ये सारा अभी जो है ना ये खित्ता किसके पास आ रहा था, इसी के पास आ रहा था। लेकिन फिर इसको दोबारा से शिकस्त हुई, जाना पड़ा। फिर ऐसा ऐसा फिर 1526 के अंदर, फिर 1526 में इसने हिंदुस्तान के अंदर दाखिल हुआ। यहाँ पे लोधी डायनेस्टी की हुकूमत थी, लोधी की। कौन था? इब्राहिम लोधी। लोधी डायनेस्टी का आखिरी हुक्मरान कौन था? इब्राहिम लोधी था। इसके खिलाफ इसकी जंग हुई 1526 में, जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। पानीपत के मकाम के ऊपर, ये हम आगे अभी डिटेल से पढ़ते हैं। तो 1526 में इसने हिंदुस्तान के ऊपर, यानी कि दिल्ली के ऊपर कब्जा किया, और जिसके पास दिल्ली था उसके पास हिंदुस्तान था, सब कॉन्टिनेंट था। तो इस तरह जो है ना ये फिर मुगल अंपायर की बहुत बड़ी बुनियाद रखी गई। अब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत देख लीजिएगा इसका, यहां से हम शुरू करते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, पानीपत ये जगह है दिल्ली से 95 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ।
दिल्ली से 95 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ ये एक जगह है, जहां पर इसकी और इब्राहिम लोधी की फौजें जो है आमने सामने हुई। इसके पास तकरीबन 12,000 के करीब सिपाही थे, और लोधी की जो है तकरीबन 1 लाख के करीब फौज थी, लेकिन इसने इसको शिकस्त दी पानीपत के मकाम के ऊपर। और मुगल अंपायर की क्या की थी, बुनियाद रखी थी। अब पूछा जाता है क्वेश्चन, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1526 में। किस तारीख को हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। कहाँ हुई थी? पानीपत में हुई थी। ठीक है। किसके दरमियान हुई थी? जी बाबर और इब्राहिम लोधी के दरमियान। ये क्वेश्चन इससे बनते हैं, पानीपत के मुकाम से, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से। उसके बाद जी, किसने इसकी मदद की थी? राणा सांगा ने। अब राणा सांगा क्यों मदद कर रहा था जिसकी? राणा सांगा चाहता था कि लोधी जाएंगे, बाबर आएगा, लोधियों के ऊपर हमला करेगा, ये फिर क्या करेगा कि हमें जो है ये हमला करके चला जाएगा खुद वापस। यहाँ पे इसकी हुकूमत हुई भी सही तो कमजोर होगी, तो हम पीछे से कब्जा कर लेंगे। राणा सांगा इसलिए बुलाता है इसको। लेकिन जब ये वापस आता है, तो जब ये लड़ता है बाबर, तो इसके इरादे नहीं होते वापस जाने के, इसके इरादे यहाँ पे बैठने के होते हैं। तो फिर राणा सांगा साहब परेशान हो जाते हैं कि अब क्या हो गया, मैंने तो इसको बुलाया था इसलिए कि ये चला जाएगा फतह करके, मैं कब्जा कर लूंगा, लेकिन ये तो जा नहीं रहा। फिर इनकी आपस में जंग हो गई थी राणा सांगा और इसकी, बाबर की, जिसको क्या कहते हैं, कानवा वार कहा जाता है। कनावा वार या कानवा वार, खानवा, खानवा भी कहा जाता है, कनावा भी कहा जाता है। ठीक है। खानवा वार कब हुई थी? 1527 में हुई थी। किसमें दरमियान हुई थी? राणा सांगा और जहीरुद्दीन बाबर के दरमियान हुई थी। कब हुई थी? 16 मार्च ऊपर हुई थी। इसमें बाबर जीत जाता है, और ये सारे इलाके फिर बाबर के पास आ जाते हैं। उसके बाद जी इसकी आगे एक दो और है, यहाँ पे कुछ एडिशंस हैं, वो मैं करता जा रहा हूँ, वीडियो के अंदर भी होंगे, आप लिखना चाहें तो लिख लें। चंदेरी की फतह, चंदेरी की फतह कब हुई थी? लिखिएगा, चंदेरी की फतह। चंदेरी की फतह इसके बाद होती है जी 1528 में। 1528 में चंदेरी की फतह करता है जी। ये एक किला था राजपूतों का, और अफगानी जो है इसको ऊपर, अफगानियों का भी बड़ा इन्फ्लुएंस था। तो इसलिए जो है ना, इसने क्या किया था, चंदेरी का किला फतह किया ताकि अफगानियों का जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो जाए। कब? 29 जनवरी 1528 को चंदेरी को फतह किया था। उसके बाद जी 1528 में, 1528 के अंदर डेथ एंड डेवलपमेंट के अंदर आ रहे हैं। 1528 में इसने क्या किया था? 1528 के अंदर इसने बाबरी मस्जिद की तामीर करवाई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है जी, बाबरी मस्जिद कब तामीर करवाई गई? 1528 में बाबरी मस्जिद किसने तामीर करवाई थी? जहीरुद्दीन बाबर ने करवाई थी। कहाँ करवाई थी? अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में। अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में। इसको शहीद कब किया गया था? बाबरी मस्जिद को कब किया गया था? 1900 बाबरी मस्जिद। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए जो तहरीक चलाई गई थी उसका क्या नाम है? ये भी पेपर में पूछा गया है, लिख लीजिएगा। राम जानम भूमि मूवमेंट। राम जन्म, राम जन्म भूमि मूवमेंट, ये तहरीक चलाई गई थी बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए। ठीक है। सर मुझे जी, बताइएगा, यहां तक क्लियर है सबको? सर जी बाबरी मस्जिद वाला दोबारा बता दें, आवाज गायब हो गई थी आपकी सर। जी बताइएगा, यहां तक ओके है? सर जी ये बाबरी मस्जिद वाला दोबारा बता दिएगा, आपकी आवाज गायब हो गई थी। जी मैं दोबारा बताता हूँ। बाबरी मस्जिद जो है ये 1528 में अयोध्या में बनाई गई थी, जिसे उत्तर प्रदेश के अंदर है, बनाई गई थी। ठीक है। और 1992 में इसको शहीद किया गया था। 1992 में इसको शहीद किया गया था। ये अब स्लाइड की सेकंड लास्ट लाइन और लास्ट लाइन इसमें लिखा हुआ है। जी जी लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ भी है। एक दो पॉइंट जो मिसिंग थे वो मैं बता रहा हूँ। इसको जो है बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए जो तहरीक चलाई गई थी वो लिख लीजिएगा, उसका नाम क्या था, मैं दोबारा लिख देता हूँ। वैसे रिकॉर्डिंग के अंदर भी आ जाएगा, राम जन्म भूमि मूवमेंट।
राम जन्म भूमि मूवमेंट। क्या हुआ, वॉइस का कोई इशू आ रहा है? नो सर। सर लेफ्ट लेफ्ट कर लेना फिर ज्वाइन कर। अब तो ठीक है लेफ्ट हमारा। करके आप दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं जिसको इशू आ रहा है। अच्छा, इसमें जी आप लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद देखिएगा जी, बाबर जो है उसकी डेथ कब होती है, और उसके कुछ डेथ और कुछ डेवलपमेंट वर्क है, यही जो मैंने बताया उसमें ये भी आ जाते हैं। बाबर की डेथ होती है जी 16 दिसंबर। ये 530 नहीं है, 1530 है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। और ये 16 दिसंबर नहीं है, 26 दिसंबर है। ये 2 पॉइंट जो है ना, ये करेक्ट कर लीजिएगा। 26 दिसंबर 1530। ये समटाइम जो है ना लिखने में, टाइपिंग में मिसिंग हो जाती है, तो आप इसको जो है करेक्ट कर ले। 26 दिसंबर 1530 को जो है इसकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। इसको इब्तदाई तौर पर कहाँ दफन किया गया था? आराम बाग में, आगरा में। इब्तदाई तौर पर आगरा में किया गया था। बाद में इसको, इसकी वसीयत थी कि मुझे कहाँ किया जाए, काबुल में। कहाँ पे? काबुल में। फिर इसको जो है ना काबुल में क्या किया गया था, दफनाया गया था। हाँ जी, उसके बाद देखिए जरा कि बागे आराम या बागे बाबर, पहले बागे बाबर में इनके आराम में था, फिर अब काबुल में फिर उसको किया गया था। अच्छा, इसके अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में इसके नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था, कमरान मिर्जा था, हिंदल मिर्जा था, और गुलबदन बेगम, ये इसके बच्चे थे। ठीक है। उसके बाद जी इसने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी, यानी कि इसने अपनी जात के ऊपर एक किताब लिखी थी, जिसको क्या कहा जाता है, तो उसके बाबरी। क्या कहा जाता है? तो उसके बाबरी या बाबरनामा। ये पूछा जाता है जी, बाबरनामा या तो उसके बाबरी किसने लिखी थी? ये लिखी थी, बाबर ने खुद लिखी थी। ठीक है। इसके अलावा जी किस जुबान में लिखी थी? इसने, लिख लीजिएगा, तुर्क जुबान में। किस जुबान में लिखी थी? तुर्क जुबान में लिखी थी। तो उसके बाबरी किस जुबान में लिखी थी? तो तुर्क जुबान में लिखी थी। और पहली बार इसका फारसी में तर्जमा कब हुआ था? 1590 में। 1590 में फारसी में तर्जमा किया गया था। फारसी में तर्जमा किया गया था इसका, तो उसके बाबरी का। उसके बाद जी इसने एक जी करवाया था खत्ते बाबरी, मुतारफ कराया था 1504 में। 1504 में इसने खत्ते बाबरी भी मुतारफ कराया था। खत्ते बाबरी का मुतारफ कराया था, 1504 में मुतारफ कराया था। इसके बाद इसने किला बिल हिसार जो पेशावर में जो किला है, उसको भी इसने तामीर कराया था। ठीक है। बाबरी मस्जिद का मैंने बता दिया है, इसको डिमोलिश 1992 में किया गया था। जी, यहाँ तक बताइएगा, जहीरुद्दीन बाबर तक आपका सब ओके है? हाँ जी, आज थोड़ा सा बैठना है। राइटिंग स्टाइल तो नहीं, मेरा क्या, खत्ते बाबरी जो है ना, उसका राइटिंग स्टाइल नहीं था। खत्ते बाबरी इसने खतूत लिखे थे कुछ, जिनको खत्ते बाबरी का नाम दिया था। खतूत बाबरी 1504 में लिखे थे इसने। असल में इस वजह से कि ये मशहूर शायर भी था, तो इसे लिखने का बड़ा शौक था, इसलिए। हाँ जी, अब आइएगा आगे। दूसरा इसका बादशाह जो है मुगल अंपायर का, वो नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन, नासिरुद्दीन है, नसीरुद्दीन है बेसिकली। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ये किसका बेटा था? ये बाबर का बेटा था। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं किसका बेटा था? बाबर का बेटा था। ये 6 मार्च जो है 1508 को पैदा हुआ था काबुल के अंदर। और इसकी माँ कौन सी थी? वही महम सुल्ताना।
हुमायूं की बीवी हो गई, सॉरी उसकी बाबर की बीवी। हुमायूं कब पैदा होता है? 6 मार्च 1508 को। इसकी वालदा का क्या नाम था? महम सुल्ताना था। और ये उसके बाद ये लिखा, महम बेगम नहीं है, महम सुल्ताना है। महम बेगम भी लिख दे, बट महम सुल्ताना जो है ना, इसकी वालदा का नाम था। ये दूसरा बादशाह था हिंदुस्तान का, सब कॉन्टिनेंट का। और ये 30 साल की उम्र के अंदर जो है ना, ये हुक्मरान बना था 1530 में, सॉरी 23 साल की उम्र में। 30 दिसंबर 1530 को, 30 दिसंबर 1530 को जो है ना, ये हुक्मरान बना था। ठीक 4 दिन बाद 26 को उसके बाप की डेथ होती है, 30 को जो है ना, ये हुक्मरान बनता है। 23 साल की उम्र में बदखशां, इसके बाप ने इसको बदखशां का जो है ना गवर्नर बनाया हुआ था 1520 के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये बादशाह बनता है 23 साल की उम्र में। अच्छा, इसके बाद जी वो हम नहीं जाते डिटेल के अंदर ज्यादा कि जी इसने अपने बहन भाइयों को भी सल्तनत जो है वो सौंपी थी। किसी को काबुल का बनाया, किसी को कहाँ का, ये खुद हिंदुस्तान का था। तो कमरान मिर्जा इसका भाई था, जो कि काबुल में फिर क्या होता है कि ये बगावत कर देता है इसके खिलाफ। और फिर ये क्या करता है जी, कमरान मिर्जा को जी बाकी को भी जी बताइएगा भाई, सारी है। जी भाई, सारी है मेरी, बताइएगा। जी अब तो आ रही। चले, अच्छा, उसके बाद जी 1531 में 1531 में जो ही 1530 में हुक्मरान बनता है, तो अपनी जो है क्या करता है, फतूहात करता है। तो 1531 में कलिंजर जो है, बंदरखान के अंदर कलिंजर जो है उसके ऊपर कब्जा करता है, इलाका है। 1532 में अफगानों को शिकस्त देता है। दादरा जो है, बैटल है दादरा, उसके अंदर 1532 में उनको शिकस्त देता है। और इसको चिनार का मुहासरा भी कहते हैं, चिनार का मुहासरा भी। दादरा जो बैटल थी, इसको क्या कहते हैं, चिनार का मुहासरा। ये पारा चिनार जो है, वहां पर इसने मुहासरा किया था, क्योंकि वहां पर अफगानी जो है वो ज्यादा इंटरफेयर कर रहे थे उस इलाके में। तो इसने कब्जा कर लिया था, दोबारा जंग हुई थी अफगानी के खिलाफ। उसके बाद जी पुराना किला दिल्ली जो है, वो भी हुमायूं के दौर में कंस्ट्रक्ट किया गया। इसके बाद जो है गुजरात के ऊपर हमला करता है ये 1535 में। 1535 में किसके ऊपर हमला किया था इसने? गुजरात के ऊपर। गुजरात 1535। उसके बाद जी 1537 में चिनार का दोबारा मुहासरा किया, दूसरी मरतबा। और 1538 के अंदर मजीद जो है 1538 में ये बंगाल पे कब्जा करता है, बंगाल पर फतह किया है, यानी कि कब्जा किया 1538 में। और उस टाइम जो है यहाँ पर कौन इंटरफेयर कर रहा था? शेर शाह जो सूरी था, शेर शाह इंटरफेयर कर रहा था। और इस तरह जो है इनके दरमियान फिर मुआहदा भी होता है शेर शाह और हुमायूं के दरमियान, कि चले मैं आपको बंगाल की हुकूमत सौंप दूंगा और आप जो है हिंदुस्तान की तरफ नहीं आएंगे, लेकिन सरपरस्ती किसकी रहेगी? मुगल अंपायर की रहेगी। फिर तय हो जाती है बात, लेकिन शेर शाह सूरी फिर जो है वो क्या करता है, मौके का फायदा उठाते हुए इसके ऊपर हमला कर देता है, इसके फौजों को मारता है। और गफलत में, ये गफलत में होता है।
तो फिर इस तरह जनाब बाबर को क्या होता है, फिर वहां से भागना पड़ता है। तो इसलिए इनके दरमियान जो है कुछ बैटल होती है। पहली जंग जो कि 1539 में लड़ी गई, जिसको बैटल ऑफ चौसा कहा जाता है। ये आगे आएगी बैटल ऑफ चौसा, ये हम सारी पढ़ेंगे, पहले थोड़ी सी आप डिटेल देख लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद जी यहाँ से इसको भगाया जाता है 1539 के अंदर। मैं एक मिनट देख लेता हूँ बैटल ऑफ चौसा के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, बैटल ऑफ चौसा हम पढ़ेंगे, कनौज में पढ़ेंगे। ये इसके जनरल एक डाटा देख लीजिएगा ना। ये फिर 1540 में इसको निकाला जाता है। ये तकरीबन 15 जेल में रहा था 1540 से 1555। फिर उसके बाद दोबारा था बैटल ऑफ कनौज में इसको निकाला गया था। फिर उसके बाद दोबारा होया था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर 1556 में ये वापस आता है। और फिर इसके बाद जो है इसकी आगे 1556 के अंदर इसकी डेथ भी होती है और ये दिल्ली के अंदर है। हुमायूं जो है, तो हम पूछा जाता है कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है। किसने कमीशन किया था, बनवाया था, इसकी बीवी ने, हाजी बेगम ने। और हुमायूं नामा के बारे में देख लीजिएगा। हुमायूं नामा लिखा था, इसकी हुमायूं नामा इसकी थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने लिखा था। हुमायूं नामा किसने लिखा था, गुलबदन बेगम ने लिखा था। यहाँ आइएगा बैटल ऑफ चौसा से 1539 हमने जहाँ पे छोड़ा था 1539 से। तो 1539 के अंदर बिहार में चौसा के मकाम के ऊपर 26 जून 1539 को एक बैटल होती है। किसके दरमियान, शेरशाह सूरी और बाबर के दरमियान, जिसको क्या कहते हैं, बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा पूछा जाता है कब हुई थी, 1539 में हुई थी, 26 जून 1539 को। किसके दरमियान हुई थी, ये बाबर और हुमायूं के दरमियान हुई थी। सॉरी, हुमायूं और शेरशाह सूरी के दरमियान, हुमायूं और शेरशाह सूरी के दरमियान। ये बगैर किसी नतीजे के जो है ये खत्म हो जाती है। उसके बाद ये वापस चले जाते हैं। बोझ हुई थी, जिसको बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहा जाता है। बैटल ऑफ कनौज को क्या कहा जाता है, बैटल ऑफ बिलग्राम। ये हुई हुमायूं और शेरशाह सूरी के हुई थी 17 मई 1540 को। इसमें जो है हुमायूं को क्या होती है, शिकस्त होती है और शेरशाह सूरी जो है वो जीत जाता है। अब जब शेरशाह सूरी आएगा तो डेफिनेटली वो फिर इस खित्ते में काम भी करेगा। शेरशाह सूरी ने ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया था। रोहतास फोर्ट हो गया, किसने बिल्ड किया, शेरशाह सूरी ने 41 से 15। उसके अलावा जी इसने एक जो है और भी काम, जिसमें जीटी रोड इसने बनवाई थी। ठीक है, इसके अलावा जी इसने और भी कुछ इसके थे कंस्ट्रक्शन, मेन इसके यही थे। जीटी रोड थी, रोहतास फोर्ट था, ये इसने बनाए थे। ये हम आगे मजीद देखते हैं इनको। शेरशाह सूरी का दौर देख लीजिएगा यहाँ पे। शेरशाह सूरी जो 1540 में आता है, किसको हुमायूं को 1555 तक रहता है, 56 में ये दोबारा हुमायूं आ जाता है। इसका रियल नेम क्या था, फरीद खान था शेरशाह सूरी का। और ये 1472 में पंजाब में पैदा होता है। और इसका जो बाप था उसका क्या नाम था, हसन खान था। ये बेसिकली जनरल तो नहीं कह सकते, मैंने लिखा हुआ है जनरल नहीं था ये। जो है इसके पास बंगाल के अंदर जो है कुछ इलाके थे इसके पास। फिर हुमायूं ने इसको जो है ना अपना नाम मुकर्रर किया था इन इलाकों का, बंगाल वाली साइड पर। लेकिन इसने बाद में फिर दोबारा बगावत की थी। बिहार का गवर्नर बनाया था इसको। ये बेसिकली श्रीराम का था, बिहार का। उसके बाद इसका जो शेर था टाइगर, शेरशाह सूरी, शेरशाह, ये तब मिला इसको जब इसने जो है एक टाइगर था उसको किल किया था। उसके बहादुरी के ऊपर इसको इसका टाइटल दिया गया था शेर का। 1540 से जो है ये रहा फिर 1555 तक, मतलब कि हुकूमत इसकी रही 1540 से 1555। 1540 में जब ये आता है
तो 1545 में इसकी क्या होती है, डेथ होती है। 22 मई 1545 को इसकी डेथ होती है। उसके बाद इसका बेटा आता है आदिल शाह सूरी। ये जो है ये कंट्रोलर भी था, और ये फिर 1556 तक रहा था। 1540 से 1556 तक जो ये डायनेस्टी रही है, सूरी डायनेस्टी। इसने जीटी रोड, मैंने बताया इसने जीटी रोड बनाया था। ठीक है, कहां से कहां तक, बंगाल से काबुल तक 2400 किलोमीटर की। इसके अलावा पोस्टल सिस्टम हो गया, बिगर सिस्टम हो गया, रुपी करेंसी हो गई, ये भी इसी के दौर में इंप्लीमेंट हुई थी। रोहतास फोर्ट मैंने बताया, वो भी इसी ने तामीर कराया था 41 से 43 के दरमियान, जो कि रिवर झेलम के किनारे के ऊपर है। इसके बाद कुछ करेक्टर हैं, इससे रिलेटेड देख लीजिएगा, जो इसके बहन भाइयों से थे हुमायूं के, उसके बारे में। हमीदा बेगम कौन थी? जब एग्जाइल होती है हुमायूं की, ठीक है, उस टाइम जो है हुमायूं जो है वो शादी करता है किससे, हमीदा बेगम से। हमीदा बानो, सॉरी हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम से ये शादी करता है एग्जाइल के दौरान। और ये बेसिकली कहाँ की थी, ये पात जो है दादू सिटी सिंध के अंदर, उस गांव की थी, पात गांव की। और इससे फिर क्या हुआ था, इसका बेटा हुआ था अकबर, अकबर बादशाह, हमीदा बानो से। ठीक है, हमीदा बानो किसकी बीवी थी, हुमायूं की। और अकबर जो है ना फिर पैदा हुआ था, अकबर किसका बेटा था, हुमायूं और हमीदा बानो का था। उसके बाद बहराम खान को देखिएगा, ये हुमायूं का जनरल था। जब ये एग्जाइल हुआ तो उसके अंदर इसकी मदद करते हैं ये मुगल अंपायर से लॉयल था 3 जनरेशन तक। और इसने जो है क्या किया, हुमायूं को हिंदुस्तान से निकलने में मदद की थी, सिंध के रास्ते से। और फिर दरिया अबूर करने में किसने मदद की थी, निजाम सिक्का ने। उसके बाद जी एग्जाइल के दौरान जब ये उमरकोट पहुंचता है, तो अकबर की पैदाइश होती है कहाँ पे, उमरकोट के मकाम के ऊपर। उमरकोट जो है ये सिंध में है, वहां पर इसकी पैदाइश हुई थी। उमरकोट के मकाम के ऊपर अकबर की पैदाइश हुई थी 15 अक्टूबर 1542 को। पूछा जाता है जी अकबर बादशाह कब पैदा हुआ था, 1542 में, 15 अक्टूबर 1542 को। उसके बाद कमरान मिर्जा को देखिएगा। कमरान मिर्जा मैंने बताया इसका भाई था हुमायूं का, जिसने काबुल के ऊपर क्या कर लिया था, अफगानिस्तान का हुक्मरान था, इसने काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया था, बगावत कर दी थी भाई के खिलाफ। और ये जब वहां पहुंचता है तो इसका जो भाई होता है कमरान मिर्जा हुमायूं का, ये इसके बच्चों को और इसको मारने की कोशिश करता है। फिर ये वहां से भागता है, और ये अपने भाई, अपने बच्चों को किससे दे जाता है, अपने दूसरे भाई को, अस्करी मिर्जा को। तो अस्करी मिर्जा है ना, फिर ये इनको क्या करता है, अकबर और इनको पालता है ये फिर वहां से निकलता है, ईरान चला जाता है ये, अफगानिस्तान से। शाह तहमास्प कौन था, ये ईरान का शाह था, शाह तहमास्प। इसने हुमायूं की मदद की थी सूरी डायनेस्टी के खिलाफ। ये फिर ईरान के अंदर रहकर जो है ये अपने आप को मजबूत करता रहा। और शाह तहमास्प ने जो है इसकी मदद की थी सूरियों के खिलाफ लड़ने में। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हुमायूं क्या करता है, अपने भाई के ऊपर हमला करता है, कमरान मिर्जा के ऊपर, अफगानिस्तान में जो काबुल में होता है, उसकी आंखें निकाल लेता है। उसके बाद आदिल शाह सूरी के ऊपर हमला करता है। आदिल शाह सूरी जो है जब ये हमला करता है ताकत के साथ, तो आदिल शाह सूरी ये अपना सल्तनत छोड़ के अपनी जो जागीर होती है वो किसको दे जाता है, इक़्तिदार, वो अपने जर्नेल को दे जाता है। लेकिन क्या होता है, ये सारे कैप्चर किए जाते हैं और रिकैप्चर्ड हो जाता है सारा का सारा हिंदुस्तान दोबारा से, दिल्ली के ऊपर दोबारा कंट्रोल आ जाता है। हाँ जी। उसके बाद देखिएगा निजाम सिक्का कौन था।
आप, मैंने बताया निजाम सिक्का जब ये एग्जाइल में था, जब ये सिंध दरिया अबूर करने लगा, तो उस टाइम एक शख्स था जिसने इसकी मदद की थी अपनी मशक के जरिए इसको अबूर कराने में। उसको क्या कहते हैं, निजाम सिक्का था उसका नाम, निजाम सिक्का। जब ये दोबारा बादशाह बनते हैं हुमायूं, तो वो निजाम सिक्का को आधे दिन की बादशाहत, यहाँ पे लिखा होगा एक दिन की, लेकिन हाफ डे, क्या था, हाफ डे, आधे दिन की बादशाहत देता है कि आधे दिन में तुम जो चाहो कर सकते हो। इसने क्या किया था, इसने एक सिक्का इजाद किया था उस आधे दिन में, जिस 2.5 रुपये का गोल्ड बार। हाँ जी, उसके बाद बताइएगा। जी, यहाँ तक क्लियर है हमारे तक? जी सर क्लियर है। उसके बाद आते हैं बादशाह की तरफ। बादशाह मैंने बताया ये किसका बेटा था, हुमायूं का था। अब ये 3 आ गए, पहले कौन आया, बाबर। दूसरे नंबर पे हुमायूं, ठीक है। तीसरे नंबर पे अकबर। अकबर, अब ये 3 आ गए अभी तक। इन तीनों को तीसरा देखते हैं हम, अकबर बादशाह। ये 1556 में बनता है, 1605 तक रहता है ये। जी, सूरी का क्या हुआ है? मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। नहीं वो कह रहे सूर्य भी कंप्लीट हो गया ना। हाँ जी, सूरी भी कंप्लीट हो गया, बिल्कुल। शेषा सूरी भी हो गया। मैं इस वजह से तरतीब से लिख रहा हूँ, ये मुगल बादशाहों की बात कर रहा हूँ। शेरशाह सूरी मुगल नहीं था ना, वो सूरी डायनेस्टी थी। तो इसलिए जो है ना, आप मुगल को देख लीजिए, मुगल के 3 हो गए, तीसरा कर रहे हैं। अकबर बादशाह जो है 1542 में उमरकोट में पैदा होता है, 1542 को। इसका पूरा नाम क्या था, अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसकी शादी हुई थी पहले किससे, रुकिया सुल्तान से हुई थी, जो कि इसके चचा हिंदल मिर्जा की बेटी थी, कजन थे इसकी। और इसके बाद मरियम उज जमानी या जोधाबाई, एक ही नाम था, मरियम उज जमानी, इसको जोधाबाई भी कहा जाता था। इससे इसकी शादी हुई थी अकबर की। और ये जहांगीर की माँ थी, जिस चौथा बादशाह जहांगीर था। उसके बाद जब हुमायूं की डेथ होती है, तो उस टाइम कहाँ होता है, पंजाब में होता है। बहरम खान जिसको कहते हैं, बहरम खान, बहरम खान के साथ होता है और बैटलफील्ड के अंदर होता है। और वो उस टाइम आ नहीं सकता फौरन से, ठीक है। और मतलब ये पूछा जाता है कि जब अकबर की डेथ हुई, सॉरी हुमायूं की, तो अकबर कहाँ पे था। अकबर जो है वो पंजाब में था। और किला कनूज जो है गुरदासपुर अंदर जो है ना, ये इसकी क्या की गई थी, सेरेमनी की गई थी, क्राउन सेरेमनी। वहीं पे बैटलफील्ड में था, वहीं पर इसकी ताजपोशी की गई थी। उसके बाद सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत ये हुई थी, पानीपत वही जगह है जो मैंने बताई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जहां पे हुई थी, वहां पे। अब सेकंड बैटल जो है ये किसके दरमियान लड़ी गई थी, अकबर और हेमचंद्रा के दरमियान। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके दरमियान लड़ी गई थी, अकबर और हेमचंद्रा के दरमियान। हिंदू किंग था हेमचंद्रा, उसके दरमियान, नॉर्थ इंडिया का था, ठीक है। उसके बाद इस जंग के दौरान जो है बहरम खान जो है उसने अकबर का साथ भी दिया, इनका जर्नेल भी था। और उस टाइम जो उम्र थी 14 साल थी अकबर की। ये जीत, जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत थी, ये भी जीत गए थे, अकबर जीत गया था। उसके बाद ये बहरम खान अकबर की मदद की थी, गवादर को फतह, सॉरी अजमेर को, ग्वालियर को, जौनपुर को, इन तमाम इलाकों को फतह करने में मदद दी थी। उसके बाद जी आगरा के अंदर रेड फोर्ट का तमीर कराया था इसने 1560 में, आगरा में। अच्छा, उसके बाद असैसिनेशन होती है,
असैसिनेशन क्या होती है, इसके कान भरे जाते हैं अकबर के, जो बैरम खान, हालांकि उसने इसे पाला भी होता है और इसको सिखाया भी होता है, जंगी मशकें सारी जो टैक्टिक्स होती हैं, वॉर टैक्टिक्स, वो सिखाई होती हैं। तो अकबर क्या करता है, इसको एग्जाइल कर देता है, इसको दर यानी कि मुल्क से जलाए वतन कर देता है। इसको कहता है जी आप उम्रे पे चले जाओ, लेकिन फिर क्या करता है, इसको निकाल दिया जाता है, और इसको निकाला क्या जाता है, रास्ते में इसको असैसिनेट किया जाता है। और इस तरह जो है अकबर फिर इसी के गम में, इसी को मारने के गम में 3-4 साल बड़ा निढाल रहा था, और सल्तनत भी बड़ी कमजोर हुई थी। उसके बाद दोबारा जो है ना इसने आपको संभाला था। हाँ जी बताइएगा आप, जहां तक ओके है। जी सर ओके है। अच्छा एक मिनट, ये स्लाइड देख लो, मुजद्दद अल अफसानी। ठीक है, चलो यहाँ तक कर लें आप।